नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम भाग 3 में चॉम्स्की के सिद्धांत के ही विषय में आगे पढ़ेंगे। तो पहले मैं ब्लूमफील्ड की जो बात है उसको रखती हूँ। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा आदतों का समुच्चय है। वो क्या मानते हैं कि भाषा जो है वो आदतों का समुच्चय है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय। देखो, दो चीज़ें यहाँ पर समझने की। पहली बात, ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं कि भाषा आदतों का समुच्चय है, आदतों के कारण से भाषा का निर्माण होता है। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है। सीमित नियम किससे जुड़े हुए होते हैं? व्याकरण से। सीमित नियम है, व्याकरण के सीमित नियम है, उससे आगे पीछे कोई नहीं जा सकता। जो वाक्य लिखने का तरीका है, जो वर्णमाला का प्रोसेस है, जो वाक्य की के अंदर जिन जिन चीज़ों को लाना चाहिए कि पहले कर्ता का या फिर जो है कर्म, फिर क्रिया, तो उसी रूप में बाकी की रचना होगी, अन्य रूप में बाकी की रचना नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने क्या माना? चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय। तो ये सीमित नियम हो गए। व्याकरणिक नियम सीमित होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कुछ संधि के नियम है, कुछ सर्वनाम के नियम है, कुछ रूप के नियम है, कुछ धातु के नियम है, मतलब कुछ सीमित नियम है। एक उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन वाक्यों की संख्या असीमित होती है। भाषा के अंदर जब हम वाक्यों की रचना करना शुरू करते हैं तो भाषा के अंदर वाक्यों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जो कि भाषा का रूप ले लेती है। और ये हर व्यक्ति की अपने तरीके होते हैं बात को रखने के। तो भाषा के बहुत रूप हो सकते हैं, विभिन्न रूप हो सकते हैं उसका रखने का तरीका। तो उन्होंने इसलिए ये माना कि भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है। व्यक्ति भाषा के असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है, और इन्हीं नियमों से, इन व्याकरण के नियम से व्यक्ति जो है असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है। इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं, नियमबद्ध व्यवहार है। इसलिए वो कहते हैं कि भाषा मात्र व्यवहार नहीं है, केवल व्यवहार नहीं है भाषा, बल्कि नियमबद्ध व्यवहार है। जैसे जो नियम बनाए गए हैं, आदमी को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आदमी उससे बाहर नहीं जा सकता। मतलब आप अपने फैमिली के अंदर बेशक आप जो है वो अनौपचारिक भाषा को यूज़ कर लें, लेकिन वहाँ भी औपचारिकता की ज़रूरत होती है। वैसे वहाँ भी वो यही कहते हैं कि नियमबद्ध है। वैसे नियम तो कहते हैं कि आपको हर जगह अपनी भाषा का सदुपयोग ही करना चाहिए, लेकिन बाहर तो आप करेंगे क्योंकि नियमबद्ध है। आप कहीं जाना है तो आपको उन्हीं शब्दों को बोलना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली जाना है, बताइए कितना किराया लगेगा। मैं इसके अलावा कोई दूसरा शब्द सेंटेंस नहीं इस्तेमाल कर सकती। कुछ खास जगह कुछ खास ही शब्दों का प्रयोग होता है, कुछ खास ही वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही जगह कुछ खासी वाक्य होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। तो यही उन्होंने कहा, नियमबद्ध व्यवहार है। ये नियम वक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? हाँ, तो इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं, नियमबद्ध व्यवहार है। चॉम्स्की इन अंकित नियमों को आंतरिक व्याकरण, इनबिल्ट ग्रामर भी कहते हैं। इस आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता, ना उद्घाटित कर सकता है। अब उन्होंने इसके साथ साथ, एक तो व्याकरण वो है जिसको भाषा के लिए बनाया गया है, एक व्याकरण रचना तो वो है। एक व्याकरण वो रचना है जो आपके अंदर जो है चल रही है, जिसका निर्माण आप स्वयं करते हैं, जिसको आप कहीं लिखते नहीं हैं, लेकिन आप उसके लिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों का निर्माण व्यक्ति सहजता से कर जाता है। कब कर जाता है उसे पता भी नहीं लगता। उसके लेखन में अपने आप वो शब्द जो है आकर के जो है वो स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो
चॉम्स्की इन अंकित नियमों को आंतरिक व्याकरण कहते हैं। इन आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता, ना उद्घाटित करता है। वह भाषा के प्रयोग मात्र इनका उपयोग करता है। आंतरिक व्याकरण से भाषा की वाक्यों की उत्पादन शक्ति ही व्यक्ति की उत्पादक निष्पादक क्षमता है। और यही आंतरिक व्याकरण से उत्पन्न जो भाषा के वाक्यों का जो उत्पादन करता है, वो बोलने की क्षमता जो उत्पन्न करता है, यही उसकी क्रिएटिविटी है जो कि सामने आती है। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है इन आंतरिक नियमों को व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय, ऑर्डर सेट ऑफ रूल के रूप में दिखाना, जिससे हम व्याकरण के सहारे या संगणक आदि मशीनों के प्रयोग से सही तथा ग्राह्य वाक्यों के निष्पादन कर सकें। एक और बात कही चॉम्स्की ने, क्या कहा? चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है इन आंतरिक नियमों को व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय के रूप में दिखाना, क्रमिक नियमों के रूप में दिखाना, जिससे हम व्याकरण के सहारे संगणक आदि मशीनों के प्रयोग से सही तथा ग्राह्य वाक्यों का निष्पादन कर सकें। मतलब अब हमको ये भी चाहिए कि हम जो इस आंतरिक जो रचना करते हैं, जो आंतरिक रूप से जो भाषा का निष्पादन करते हैं, जो व्याकरण बनाते हैं, जो शब्द वाक्यों को गठित करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जहां हम लिखते जाएं या बोलते जाएं, और बाद में हम उनको भी जो है एक जगह संग्रहित करके फिर उनको भी ऑर्डर सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग उनको भी एक स्थिति में ला करके रखने की कोशिश करें। जैसे कि व्याकरण के नियम हैं, वर्णमाला पहले होगी, फिर वर्णमाला के बाद शब्द होंगे, शब्द के बाद वाक्य का निर्माण होगा, वाक्य के बाद भाषा का निर्माण। उसी तरीके से हमने जो अपने अंदर जो आंतरिक व्याकरण है, जिसके रूप से हम भाषा का निर्माण करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जिससे उनको गिना जा सके, और उन वाक्यों में से उनको भी क्रम, उन वाक्यों को भी, उस व्याकरण को भी ऑर्डर में रख सकें जो हमारे अंदर चल रही है। तो इसी कारण चॉम्स्की का व्याकरण संप्रदाय निष्पादन व्याकरण तथा निष्पादन मॉडल कहा जाता है। और क्या बात है, क्या इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए चॉम्स्की का व्याकरणिक संप्रदाय निष्पादन व्याकरण या निष्पादक मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्पादन व्याकरण या निष्पादक मॉडल कहा जाता है। तो क्या हुआ चॉम्स्की का, जो यदि आपका प्रश्न आता है कि निष्पादक व्याकरण किसने बनाया या निष्पादन मॉडल के बारे में किसने चर्चा की है, तो आप कह सकते हैं चॉम्स्की ने, क्योंकि चॉम्स्की का ही ये सिद्धांत है कि निष्पादन व्याकरण, तो वो कौन सा निष्पादन है? जो कि हमारे आंतरिक शब्दों के आंतरिक व्याकरण जो है उसकी रचना की जाए, उस आंतरिक व्याकरण को कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जाए और फिर देखा जाए कि इसको निर्माण व्यक्ति कैसे कर रहा है, उसके बारे में भी सोचा जाए। ये उनका वो है। अगर हम ब्लूमफील्ड के संप्रदाय के अनुसार प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में भाषा को माने, और ब्लूमफील्ड कहते हैं कि भाषा जो है प्रेक्षणीय है, मतलब व्यवहार से सीखता है व्यक्ति, तो भाषा के अनंत वाक्यों की रचना के विश्लेषण का हमारे पास आधार नहीं है। तो उनका कहना ये, यदि हम केवल व्यवहार से प्रदत्त भाषा को मान लें तो हमारे पास लिमिटेड भाषा होगी, यानी हमारे पास जो असंख्य वाक्य रचना है, जिसके द्वारा हम साहित्य सृजन करते हैं, जिसके द्वारा हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिसके द्वारा हम इतिहास लिखते हैं, जिसके द्वारा हम अन्य फील्ड की जो बुक्स तैयार करते हैं, अन्य फील्ड के विषय में जो जितना भी साहित्य लिखते हैं, वो कैसे होता है। यदि केवल हम व्यवहार से करते हैं तो व्यवहार में तो लिमिटेड होती है। फिर हम कैसे जब बायोटेक पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कैसे बोलते हैं, कैसे एक ही
पौधे के लिए अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल आदतों का नहीं, बल्कि इसके लिए एक खास व्याकरण है जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। चॉम्स्की ने उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, इसलिए चॉम्स्की के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्लूमफील्ड का जो सिद्धांत है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन चॉम्स्की उससे भी 2 कदम आगे निकल गए और उन्होंने एक ऐसी बात रख दी है, उनका कहना बिल्कुल सत्य महसूस होता है कि केवल हम यदि व्यवहार से वाक्य रचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड शब्दों के वाक्यों पर आकर के बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास तो असंख्य शब्दों का भंडार है। हम तो असीमित शब्दों के, चाहे साइंस के लिए हम यूज़ करें उसका, चाहे हम उसका आर्ट्स के लिए यूज़ करें, चाहे कॉमर्स के लिए यूज़ करें, या हम किसी और फील्ड के लिए यूज़ करें, हम वाक्य रचना तो करते ही हैं ना। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी भाषा में चले जाएं, ये भाषा का निर्माण तो हमें, वो भाषा का निर्माण हम कैसे करते हैं जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो कैसे होता है, वो चीज़ें कैसे आती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने इस तरीके से बताया है। तो इसलिए आज हमने जाना कि जो चॉम्स्की का सिद्धांत है वो निष्पादन व्याकरण या निष्पादक मॉडल कहा जाता है। तो आज मैं अपना जो है आज जो अपना MHD7 का ये भाषा के ऊपर जो वक्तव्य था यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर हम इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरा ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।